अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट को बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हमें समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स इसकी पढ़ेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं लिखना है। इस टॉपिक के अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आता है और किस तरह से आपने बताना है। शुरू में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होंगी। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाई वी perceives a change in frequency when the wave source approaches or retreat from us। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉपलर इफेक्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है। बेसिकली जो डॉपलर इफेक्ट ने हमारे पास डिस्कस किया वो ये किया कि आपके पास सोर्स ऑफ साउंड, जब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो अगर आपके करीब आती है तो फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क आता है, और जब आपसे दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये डिस्कस करना होगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, जो डॉपलर्स ने बताया। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू इट्स सोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी कहता है कि अगर सुनने वाला, जिसको सोर्स या ऑब्जर्वर कहते हैं, वो सॉरी लिस्नर या ऑब्जर्वर कहते हैं, अगर सोर्स के करीब जा रहा है या दूर आ रहा है, जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। जब आपके पास सोर्स करीब आती है तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जब सोर्स दूर जाती है तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसी तरह से लिसनर या ऑब्जर्वर जब करीब आता है जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जब वो दूर जाता है जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इफ़ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एन अपवर्ड शिफ्ट का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज, अपवर्ड शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी व्हेन द वेव सोर्स इज अप्रोचिंग। जब सोर्स आपके पास करीब जाती है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी में अपवर्ड शिफ्ट आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एंड अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में कमी आती है व्हेन द वो वेव सोर्स इज रिट्रेटिंग, यानी जब वेव सोर्स दूर जाती है तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। जब सोर्स करीब आएगी सुनने वाले के तो फ्रीक्वेंसी में अपवर्ड शिफ्ट आएगा, और जब आपके पास सोर्स दूर जाएगी सुनने वाले से, यानी लिसनर या ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी में डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह से अगर आपके पास सोर्स रुकी हुई है और ऑब्जर्वर उसके करीब जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में अपवर्ड शिफ्ट आएगा, और अगर सुनने वाला लिसनर दूर जा रहा है तो जब भी फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास अप्लाइज होता है हर तरह की वेव्स के ऊपर, स्पेशली साउंड वेव्स में, लाइट वेव्स में या वाटर वेव्स के अंदर ये अप्लाई हो सकता है। तो MCQ पेपर में आया हुआ है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली। सही है जी, आपके पास लाइट वेव्स ओनली, हीट वेव्स ओनली, या ऑन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो साउंड और लाइट दोनों के ही ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, वाटर वेव्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अच्छा, इसके बैकग्राउंड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट हमारे पास ओरिजिनेटेड हुआ था 1842 में। एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट थे क्रिश्चियन डॉपलर, जिनका नाम था, उन्होंने ये हमारा नज़रिया दिया था। अच्छा, क्रिश्चियन डॉपलर प्रपोज, उन्होंने एक हमारे पास डॉपलर इफेक्ट उस आर्टिकल में लिखा था आपके पास ऑस्ट्रियन लैंग्वेज के अंदर, ओवर डैश फैब्रिक लेजर टॉपस्ट्रॉन आइजनर। जैसे देखें, इसको हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको हम ये देखते हैं तो क्या कहता है, ऑन द कलर्ड लाइट ऑफ द बाइनरी स्टार, जो बाइनरी स्टार्स होते हैं उनकी कलर्ड लाइट, एंड सम अदर स्टार्स ऑफ द हेवंस। इसको जब हमने ट्रांसलेट किया तो इसने किसके ऊपर किया था, कलर्ड लाइट, जो बाइनरी स्टार, जो हमारे सितारे दूर जा रहे होते हैं उनकी लाइट के अंदर एक चेंज आता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इसको इसने डिस्कस करने के लिए पूरा काम किया था। डॉपलर इफेक्ट हाइपोथेसिस वाज टेस्टिंग फॉर साउंड, साउंड के ऊपर जो उसको टेस्ट किया गया वो आपके एक साइंटिस्ट थे बायस बैलेट ने 1845 में इस काम को चेक किया। ठीक है ना, कि साउंड वेव्स के ऊपर एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं। 1845 में तो ये एप्लीकेबल था, इसको साउंड वेव्स के ऊपर अप्लाई कराने वाले कौन थे, बायस बैलेट। लेकिन डॉपलर ने जो अपना नज़रिया दिया था वो लाइट वेव के ऊपर दिया था। इसको चेक किया बायस बैलेट ने 1845 के ऊपर, साउंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ साउंड के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। वो कंफर्म दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच इमिटेड वाज हायर देन फ्रीक्वेंसी व्हेन द साउंड सोर्स अप्रोचेज हिम। उसने ये कहा कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एंड द लोअर देन इमीडिएट फ्रीक्वेंसी व्हेन द साउंड सोर्सेज रिसीडेड फ्रॉम हिम। जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कमी भी होती है, इसी ने बताया था। हिप्पोलाइट फिजियो फाउंडर सिमिलर रिजल्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ये फिजियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने सेम रिजल्ट यानी देखा कि जब सोर्स आपके ऑब्जर्वर के करीब जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। जॉन स्कट रिसल ने भी
ये रसल ने भी ये काम किया था 1848 में, दोनों का रिजल्ट सेम आया था। अच्छा, अब आपके पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। पेपर में जब आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताने, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास है क्या। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट्स पर यूनिट टाइम। आपके पास अगर इसको कहा जाए तो रिपीटिंग इवेंट्स, एक सेकंड के अंदर कितने रिपीटिंग इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम कहा जाता है, उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव पासिंग द गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में पास होने वाली वेव्स को किसी पॉइंट से हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी को। अगर हम फ्रीक्वेंसी को लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी को हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम से इसको जाहिर किया जाता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी बराबर होती है एफ लेमडा। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। यहाँ पे देखें लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हमारे पास कम गुजर रही हैं। यहाँ मीडियम फ्रीक्वेंसी में वेव्स की तादाद बराबर हो गई। देखिए वेव्स आपके पास ये पूरी आपके पास ये आपका आया ट्रफ या आया क्रस्ट, ये पूरी एक वेव कहलाती है। एक सेकंड में हमारे पास ये वेव्स यहाँ पे कम वेव्स गुजर रही हैं, यहाँ पे उससे ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं और यहाँ से उससे भी ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं। तो जब एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद आपके पास ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम कहलाता है फ्रीक्वेंसी आपके पास। ठीक है जी, ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम आ जाते हैं वेवलेंथ के पास। तो वेवलेंथ जो डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट ऑफ अ वेव। सक्सेसिव क्रस्ट ले लें या ट्रफ ले लें, या हमारे पास अगर यहाँ पीक पोजीशन से लेके पीक पोजीशन तक का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ कहलाती है। या आप इसमें ले लें, एक आपका ट्रफ ले लें और एक क्रस्ट ले लें, तो ये पूरी आपके पास वेवलेंथ कहलाएगी। ये वेव का एम्पलीट्यूड से लेके दूसरी वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ अगर हम जाते हैं, डिस्टेंस क्रस्ट है, क्रस्ट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास पूरी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फार्मूले से निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। लेमडा वेवलेंथ होती है, वी स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको पता है। ये बात आपको क्लियर है कि ये क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट में, द स्पीड ऑफ समथिंग वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है जी, v बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आप देखें डॉपलर इफेक्ट में दो कार्स हमारे पास जा रही हैं, एक 30 मीटर पर सेकंड से, एक 40 मीटर पर सेकंड से। इनका कंबाइंड इफेक्ट अगर मैं वेलोसिटी का लूँगा तो आपके पास आप क्या कहते हैं सिंपल वेक्टर पोजीशन में कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, 30 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड इनको ऐड कर देते हैं 70 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द स्पीड ऑफ समथिंग वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन। आपके पास सिर्फ मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर हमारे पास किसी डायरेक्शन में स्पीड की बात की जाए तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है, किसी खास डायरेक्शन में। अच्छा, अभी हम बात ये करते हैं, लेट्स टेक द वेवलेंथ। अगर हम कहते हैं वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर हम एफ से जाहिर करेंगे, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई एफ, और हमारे पास v इज़ द वेलोसिटी। v अगर हमारे पास वेलोसिटी, तीन चीज़ें याद रखी हैं आपने कि v इज इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी, f इज़ द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ। अच्छा, जो हमारी बुक में डेरिवेशन दी हुई है उसमें फ्रीक्वेंसी को न्यू से जाहिर किया जा रहा है, उसको अभी हम उस हिसाब से कर लेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि डॉपलर इफेक्ट का है क्या। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा नहीं, वहाँ हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू हमारे पास क्या होती है, न्यू कहलाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाए वी नॉट एंड वी एस। वी नॉट रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यानी सुनने वाले की वेलोसिटी, और वी एस हमारे पास किस चीज़ को जाहिर करता है, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स को जाहिर करता है। और वी क्या चीज़ें हैं, बेसिकली वी होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तीन वी यूज़ होंगे, एक वी कहलाता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक कहलाता है वेलोसिटी वी नॉट क्या कहलाता है हमारे पास, वी नॉट होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस हमारे पास कहलाता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ऑब्जर्वर और लिसनर एक ही चीज़ है। ऑब्जर्वर और लिसनर जो सुनने वाले होते हैं, सोर्स वो चीज़ होती है। जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से साउंड रिलीज हो रहा है तो एम्बुलेंस इज अ सोर्स। ठीक है जी। अगर कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन में से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास वो ट्रेन होगी सोर्स। ठीक है,
तो हमारे पास ये 3 चीज़ें भी याद रखिए, जहन में रखिएगा, आगे काम आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास इफ़ द बोथ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स वर्क स्टेशनरी, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों स्टेशनरी है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 लेंगे और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी हम 0 लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा, इफ़ द ऑब्जर्वर डिसाइडेड टू वॉक टू वर्ड द सोर्स, अब ये देखिएगा, अभी हम उन केसेस पे आने से पहले बेसिक बातें कर रहे हैं। हमारे पास है ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जर्वर अगर ये सोर्स के करीब जाना शुरू हो तो इसको जो साउंड सुनाई देगा वो जल्दी सुनाई देगा, देर से सुनाई देगा, इसको साउंड जल्दी सुनाई देगा, यानी कि साउंड की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो आप कह सकते हैं अपेरेंट वेलोसिटी, अपेरेंट वेलोसिटी जो आपको देखें ओरिजिनल वेलोसिटी होती है साउंड की एयर में 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो होती है ओरिजिनल। अगर मैं आपकी कार से दूर खड़ा रहूँ तो मुझे वेलोसिटी साउंड की जो है बिल्कुल वही आएगी 332 मीटर पर सेकेंड लगेगा। अगर मैं कार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाऊँ तो हमारे पास वेलोसिटी हमें जल्दी यानी काम में आएगा, तो हमारे लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी इस वक्त क्या ली जाएगी साउंड की, रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड में प्लस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। द वेवलेंथ हाउएवर रिमेन द सेम, लेकिन इस केस के अंदर वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आता। अगर ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में फ़र्क आता है। वेलोसिटी में फ़र्क आने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अब नई जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ डैश या न्यू डैश कहते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी ऑब्जर्वर मूव होगा तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू होता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जाने वाली है उसको हमारे क्या नाम दे सकते हैं, हम उसको नाम दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहलाएगी एफ डैश। ठीक है जी, हमने इसको एफ डैश का नाम दे दिया। एफ डैश हमारे पास होगी एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी की वजह से नहीं, वी डैश अपॉन लेमडा। तो एफ डैश वी डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी प्लस वी नॉट, यानी सुनाई हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी प्लस वी नॉट है। सिंस लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे हमारे पास v प्लस वी नॉट, इसके नीचे हमारे पास लेमडा की जगह क्या आ गया v अपॉन एफ, v नीचे रहा एफ ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होके। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कब बन गया, जब हमारा ऑब्जर्वर करीब जा रहा है, जब हमारा ऑब्जर्वर करीब जा रहा है सोर्स के, जब ऑब्जर्वर करीब जा रहा है सोर्स के, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इंक्रीज। अब आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी v प्लस वी नॉट, ओरिजिनल वेलोसिटी 332 के अंदर आपके एक और चीज़ ऐड हो गई जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर थी। ऊपर का फैक्टर बड़ा है, नीचे का छोटा। जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर हमारा अगर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो ये फैक्टर हमारा 1 से बड़ा आएगा। जब ये फैक्टर 1 से बड़ा आएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से जब 1 से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ जाएगी। अब आपको सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर आपके पास ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जर्वर जा रहा है दूर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें कि ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है सोर्स से, तो यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी डैश, वो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और उसी फार्मूले में हमने ऊपर एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा में अगर पुट किया तो हमारा आंसर ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाई बाई एफ। तो ऊपर v माइनस वी नॉट आप देखते हैं कि एक छोटी वैल्यू, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये जब ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये आंसर 1 से छोटा आता है। जब 1 से छोटी वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। The observer heard by the frequency heard by the observer in this scenario decreases। यह इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये डेरिवेशन करेंगे अभी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको करेंगे तो हम इसको डेरिवेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर। नाउ सपोज द व्हीकल सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सोर्स, अगर अब हमारे पास सोर्स की मूवमेंट शुरू होगी जो कि केस 2 के अंदर है, उसको भी हम केसेस बनाएंगे कि किस तरह से पेपर में इसको लिखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोर्स जो है हमारे पास किसके करीब जा रही है, ऑब्जर्वर के करीब जा रही है जो कि रेस्ट में। सिंस द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द राइट, ईच सक्सेसिव वेव इज इमिटेड फ्रॉम अ पोजीशन क्लोजर टू द ऑब्जर्वर देन द प्रीवियस वेव। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपके पास जब सोर्स मूव करती है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ जाती है, ठीक है ना, तो आपके पास क्या होता है, इसकी वेवलेंथ पे शॉर्टेज आना शुरू होगी। वेवलेंथ पे शॉर्टेज किसकी वजह से आएगी,
क्योंकि सोर्स चल रही है। जब सोर्स चलती है तो आपके पास वेवलेंथ के अंदर शॉर्टेज आना शुरू होगी। ये आपके पास सोर्स जो है वेव आपकी क्रिएट कर रही थी इस तरह से, ठीक है जी, ये वेव्स क्रिएट कर रही थी, यहाँ थी सोर्स। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सोर्स ही अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपके पास वेव के अंदर ये हमारी वेवलेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से बढ़ जाएगी। वेवलेंथ में शॉर्टेज आएगी ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। जो सोर्स के मोशन की वजह से हमारे पास वेवलेंथ में कमी आएगी, जिसको हम लेमडा एस का या डेल्टा लेमडा का भी नाम देंगे। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट द वेव फ्रंट हेड बाय द ऑब्जर्वर आर क्लोज टुगेदर। या देखें कि आपके पास वेव जब ये करीब पड़ेगा तो इसके वेव शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। देन दे वुड बी इफ द सोर्स वर नॉट मूव। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास जब सोर्स मूव नहीं हो रही थी तो इसकी वेव लेंथ बढ़ी थी, लेकिन जब सोर्स आगे की तरफ बढ़ रही तो आप ये देखते हैं कि इसकी सोर्स वेव लेंथ में क्या हो रहा है, वेव लेंथ इसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। तो अब हम ये कहते हैं कि मूवमेंट की वजह से इसमें क्या कंडीशन आ रही है, इसमें मूवमेंट की वजह से वेव लेंथ में कमी आ रही है। जब वेव लेंथ में कमी आ रही है तो हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पीछे आपने देखा कि जब आपके पास वेव लेंथ शॉर्ट हो जाती है ना, जब वेव लेंथ क्लोज आ जाते हैं, वेव क्रस्ट क्लोज आ जाता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। द वेव लेंथ जो अब सुनाई देने वाली वेव लेंथ होगी। अब याद रखिएगा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब सोर्स मूव होती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज वेव लेंथ की वजह से आता है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। जब सोर्स मूव होती है तो याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो वेव लेंथ में चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता। वेयर एस जब ऑब्जर्वर मूव हो रहा था फ्रीक्वेंसी में चेंज वेलोसिटी की वजह से आ रहा था, वेव लेंथ की वजह से नहीं आ रहा था। The wavelength lambda dash therefore measured by the observer is shorter than the wavelength lambda of the source. The wavelength अब हमारे पास जो lambda dash wavelength अब ली जाएगी जिसको हम कहेंगे apparent wavelength, therefore measured by the observer, जो observer कान में पहुंच रही है वो शॉर्टर होगी। किससे शॉर्टर होगी, देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द सोर्स, ओरिजिनल वेवलेंथ से शॉर्ट होगी फॉर एवरी कंसेक्टिव वेव विच लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल टी द सोर्स मूवर डिस्टेंस। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस वेवलेंथ असल में एक डिस्टेंस होता है। अब आपके पास वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा वेवलेंथ हमारे पास डिस्टेंस होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ सोर्स। वेवलेंथ ऑफ सोर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, जिसको हम लेमडा एस का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे शायद इन्होंने डेल्टा लेमडा का नाम दिया हुआ तो हम डेल्टा लेमडा भी लिख लेते हैं। हमने डेल्टा लेमडा का नाम लिख लिया, वेवलेंथ में जो शॉर्ट आ रहा है उसको हमने डेल्टा लेमडा का नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा लेमडा या डेल्टा एस। डेल्टा यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम की जगह मेरे पास आ गया 1/f, तो वी एस अपॉन एफ के बराबर हो गया, वी एस अपॉन एफ इसका आ गया। मतलब वेव लेंथ इज शॉर्टन बाई दिस मूवमेंट। हमारे पास वेव लेंथ में जो कमी आ रही है वो आ रही है वी एस अपॉन एफ के बराबर, जिसको मैं लैम्डा डैश भी कह सकता हूँ। यह आगे आपको याद रखना है, वी एस अपॉन एफ यानी वी एस अपॉन फ्रीक्वेंसी। द वेव लेंथ लैम्डा डैश ऑब्जर्व इज 10, यानी लैम्डा डैश में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ओरिजिनल वेव लेंथ माइनस डेल्टा लैम्डा, या आप इसको लैम्डा एस भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा एस का भी नाम दे सकते हैं, यानी वेवलेंथ ऑफ सोर्स का भी नाम दे सकते हैं। सोर्स की वेवलेंथ, सोर्स की मूवमेंट की वजह से जो वेवलेंथ में कमी आ रही है उसको हम लैम्डा एस कहते हैं। ये डेल्टा लैम्डा क्या है, सोर्स की मूवमेंट की वजह से जो वेवलेंथ में कमी आ रही है लैम्डा एस। तो लैम्डा अपनी जगह ऐसे ही आ गया माइनस वी एस, हमने पीछे लैम्डा एस निकाला है, वी एस अपॉन एफ के बराबर है। अच्छा, अब हमने क्या कहा, सिंस लैम्डा किसके बराबर होता है, वी अपॉन वी एफ के, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज, अब हमारे पास एफ डैश किसके बराबर हो गया, मैंने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आ रहा है इस कंडीशन में कि जब आपके पास सोर्स मूव हो रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वेव लेंथ में चेंज आता है। तो एफ डैश बराबर है वी अपॉन लैम्डा डैश। अच्छा, ये लिख दिया, वी अपनी जगह ऐसे ही रहा और यहाँ पे आपके पास लैम्डा डैश किसके बराबर आ गया, लैम्डा माइनस वी एस अपॉन वी एफ। अच्छा, अब हमने क्या किया कि वी लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया, वी अपॉन एफ, लैम्डा की जगह पुट कर दिया वी अपॉन एफ, और यह बीच में माइनस भी है जो कि नहीं लगाया हो, लगाना चाहिए था। अब हमने क्या किया, नीचे एफ आ गया कॉमन, मतलब आपने एलसीएम ले लिया, वी माइनस वी एस रह गया और एफ ऊपर चला गया। अब इस केस में आप ये देखें कि जो करीब आ रही थी सोर्स, तो एफ डैश किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एफ एस मल्टीप्लाई बाई एफ, यानी ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की छोटी है, वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाई एफ। इस कंडीशन में जब ऊपर वैल्यू बड़ी हो और नीचे छोटी हो तो ये फैक्टर 1 से बड़ा हो जाता है, और 1 से बड़ी वैल्यू को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में जब
करीब जाती है, जब सोर्स करीब जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एज द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं इसी तरह से अगर सोर्स दूर जाना शुरू हो तो सोर्स दूर, if the source is moving away from the observer, in the case if the source is moving away from the observer, each wave is emitted from a position further from us observer than the previous wave। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये एक वेव क्रिएट कर रही थी, सोर्स एक वेव क्रिएट कर रही थी, लेकिन अब सोर्स आपके पास जो होती है दूर जाना शुरू हो, अगर मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में मूव होगी सोर्स, तो आपके पास वेव लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी ओपन हो जाएगी, वेव लेंथ इस तरह से ओपन होगी, यानी वेव लेंथ में इंक्रीज आती है, एक वेव लेंथ में इंक्रीज आ गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स। तो हमारे पास जो वेव लेंथ में इंक्रीज आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने कहा था लैम्डा डैश किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डैश को हम यहाँ बराबर ले लेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल वेव लेंथ प्लस लैम्डा एस लिखेंगे। और जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास फार्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा, लास्ट फार्मूले में माइनस आया था, फार्मूला हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा इफ़ द सोर्स इज मूविंग अवे, जिसमें व्यू ऊपर है और नीचे हमारे पास बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो आपके पास आंसर किससे छोटा आ जाएगा, आंसर हमारा 1 से छोटा आ जाएगा। और इधर फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी कम। ठीक है जी। अच्छा, अब द जनरल डॉपलर इफेक्ट हमारे पास ये क्या होता है, जनरल डॉपलर इफेक्ट हमारे पास जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये फार्मूला बनता है, भी परेशान नहीं होइएगा, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के, हमारे पास बोर्ड में किस तरह से ड्राइव करना होता है, इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जनरल व्यू दिया, मैं आ रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब दोनों सोर्सेज करीब आती हैं तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है, जब ये दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, वो साइन कैसे चेंज होगा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है जी। अब हम ज़रा आते हैं कि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस करेंगे, तो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको कि अभी इतनी मेहनत करने का मकसद ये था, आप बोलते हैं वहीं समझा देते हैं, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझाया कि अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, आप लोग डॉपलर इफेक्ट को बहुत इजीली समझ लेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, इसके नुमाइंदगी। अच्छा, याद रखिएगा वी इज़ द, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वी हमारे पास क्या चीज़ होती है, वी हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, हमारे पास याद रखेंगे क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी नॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और लिसनर। न्यू ये वर्ड कहलाता है न्यू, जैसे इंग्लिश में हमारा न्यू होता है, ये ग्रीक लेटर है न्यू, सही है। न्यू इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, हमारे जो बुक में फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिज़ाइन नहीं किया हुआ न्यू से, इसीलिए मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको न्यू से बता दे रहा हूँ। और न्यू डैश हमारे पास कहलाती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो सुनाई दी जाने वाली। अपेरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, मैं भी आपके पास ये कहता हूँ कि आपसे मून कितना बड़ा है, आपसे मून अगर कोई पूछेगा डायमीटर कितना है, तो मून का डायमीटर हमारे पास लाखों माइल्स में होगा, लेकिन आप अभी बोलेंगे मून तो इतना बड़ा है, हाथ के इशारे से बोल देंगे, जो कि आपके पास सेंटीमीटर तो भाई आपको दिखाई दिया जा रहा है, ओरिजिनल में इतना बड़ा नहीं है। दूर जब जाते हैं मूवमेंट की वजह से, आप अभी ऑब्जर्वर हैं, वो सोर्स है, उसको आप देख रहे हैं, तो आपके लिए उसका कुछ और साइन है। तो ऑब्जर्वर की बात ये होती है, मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके कान में मेरी फ्रीक्वेंसी वही जाएगी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर मैं क्लास की में मूवमेंट आपकी तरफ कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी आपके कान में बढ़ जाएगी, और इसी तरह से मैं अगर आपसे दूर जा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आप उठ के मेरी तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आप मुझसे दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 केसेज हैं और हर केस के अंदर 2 केस आते हैं, ठीक है ना, हर केस के अंदर 2 केसेज आएंगे, वो भी हम देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर पेपर में आता है कि इसमें डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखनी है आपने, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी या और पिच ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स और लिसनर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर। ये कह रहे हैं द अपेरेंट चेंज इन पिच और फ्रीक्वेंसी, पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो पिच भी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिसनर और बोथ, या तो सोर्स के रिलेटिव मोशन को जिक्र किया जाएगा या लिसनर के रिलेटिव मोशन को देखा जाएगा, या दोनों की मोशन को। ये कह रहा है कि द अपेरेंट चेंज, अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी या
पिच के अंदर ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स लिसनर और बोथ, दोनों की मूवमेंट की वजह से भी आ सकता है, या सिर्फ सोर्स की मूवमेंट की वजह से आ सकता है, या सिर्फ लिसनर की मूवमेंट की वजह से आ सकता है। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, या तो ये आपकी तरफ बढ़ रही है सोर्स, या आपसे दूर जा रही है, या आप सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं या दूर जा रहा है, या दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, किसी एंगल पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, हेयर द इंक्रीजिंग पिच ऑफ अ विसल ऑफ इंजन एज इट अप्रोचेस हिम। ठीक है ना, जब आपके पास एक हमारी ट्रेन आ रही होती है तो उसके करीब आपके पास बढ़ रही है, एंड व्हेन द इंजन मूव्स अवे पिच डिक्रीज, जब आप दूर जाते हैं पिच क्या होती है, हमारे पास आवाज़ की चुभन होती है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आवाज़ की चुभन भी बढ़ती है। जब आप इसे ये कहा जा रहा है कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी पिच बढ़ती हुई सुनाई देती है। जब दूर जा रही होती है ट्रेन तो उसकी पिच कम हो रही होती है, यानी इसकी चुभन एक कम हो रही होती है। Same happens when source is stationary and the listener moves to it or away from it. आप इसी तरह से आप किसी ट्रेन के करीब जा रहे हो, रुकी हुई, इसमें से आवाज़ क्रिएट हो रही है, या उससे दूर जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या होता है, दिस इज बिकॉज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश ऑफ द साउंड विच रिसीव्ड बाय लिस्नर इज आइदर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंसी या पिच उसकी ज़्यादा सुनाई देती है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिस्नर, ये डिपेंड करता है आपके रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिस्नर की। ये आपके पास पेपर में डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल लिखना चाहें लिख दें, रीज़न लिखना चाहें लिख दें। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अब इसका केस वन है, और हर केस के अंदर आपके पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दो केसेस नज़र आ रहे हैं। केस वन आपके पास क्या है, व्हेन द लिस्नर इज मूविंग एंड द सोर्स इज रेड, केस वन। अच्छा, 1A और 1B अमूमन एक साथ बहुत कम आया, डायरेक्टली 1B होता है। ठीक है ना, वहाँ मैंने 1A करा के आपको 1B बता दिया था ऐसे ही, लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपको 1B लिखने को आएगा तो आपको पूरा 1B लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है जी, तो नोट से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करें। सपोज द लिस्नर इज मूविंग, ये नोट्स एक्यूरेट हैं, आप अगर चाहें तो इससे याद अगर 1A आता है, यही केस आपने लिख दिया, 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सपोज द लिस्नर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, अगर स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड की तरफ एक लिस्नर मूव कर रहा है, पहला केस क्या है, व्हेन द लिस्नर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड एट विच इज एट रेस्ट नाउ, द स्पीड ऑफ द लिस्नर इज v नॉट, लिस्नर की जो स्पीड है वो v नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, लेट द सोर्स इमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास सोर्स इमिट कर रही है फ्रीक्वेंसी न्यू, स्पीड v है और वेव लेंथ उसकी लैम्डा है। वी नो दैट लैम्डा बराबर होता है v अपॉन न्यू के, v पढ़ते हैं f लैम्डा के, तो लैम्डा बराबर है v अपॉन f के या v अपॉन न्यू के, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखें आपके पास ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर था, ठीक है जी, मूविंग सोर्स। अच्छा, ये हमारे पास ये केस आपको इसमें डायग्राम नहीं बनानी, तो इसको डिस्कस नहीं करें, डायग्राम को छोड़ दें। ठीक है, अच्छा हम ये कह रहे हैं सेवरल ट्रस्ट सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस लैम्डा स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में इसकी वेवलेंथ स्प्रेड कर देगी। द वेव्स अप्रोचेस टू द मूविंग लिस्नर हैव अ स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन द लिस्नर। अच्छा, अब जो सुनाई दी जाने वाली स्पीड है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी v डैश अपॉन न्यू के, v डैश हमारे अपॉन न्यू के। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो इसको यहाँ पे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी अगर हम देखा जाए तो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हमारे पास, अगर इसको न्यू से बराबर लें तो v अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v अपॉन लैम्डा के। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है जब ऑब्जर्वर मूव होता है तो वेलोसिटी की वजह से। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी में चेंज, यानी रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये न्यू डैश इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी किसकी क्या बन गई, v प्लस वी नॉट के बराबर बन गई। वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होगा, बन गई v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा अपनी जगह ऐसे ही रहा, मैंने लैम्डा की वैल्यू v अपॉन न्यू से पुट कर दी, तो v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v अपॉन न्यू, न्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ गया ब्रैकेट के बाहर, तो v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई न्यू, न्यू डैश किसके बराबर आ गया, v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई न्यू। ये हमारे पास पहले केस की इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1A भी कह सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास 1A इक्वेशन इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं अगले लेक्चर में शायद इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूँ पास्ट ईयर्स के, तो हम इसको देखें। तो ये हमारे पास पहले केस की इक्वेशन बन गई 1A। ये किस तरह से बनी, जितना पहले से लिखा हुआ था ये अगर आप पेपर में लिख देंगे तो आपका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या कॉल मूव हो रहा था, सोर्स आपके पास रेस्ट में थी, ऑब्जर्व स्टेशनरी नहीं, सोर्स आपके पास जो थी वो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव हो रहा है। इस डायग्राम को आप ना देखें, इस केस में आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यह हमारे पास कंडीशन हो गई 1A। इधर कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं फिर वही डिस्कस करूँगा कि हमारे पास क्या होता है। द एक्सप्रेशन शोज दैट व्हेन द लिस्टनर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड he detects larger frequency and has greater pitch as compared to the original। v प्लस वी नॉट ऊपर बड़ा है, v छोटा है, तो ये जब बड़ी वैल्यू को छोटे से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास 1B केस बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अब हमारे पास 1B केस ऐसा ही है। तो अब हमारे पास व्हेन द लिस्टनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि स्टेशनरी सोर्स और ऑब्जर्वर इसकी तरफ बढ़ रहा है। व्हेन द लिस्टनर, ये डायग्राम पहले वाले केस के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, खैर इसमें 1A और 1B में डायग्राम नहीं बनाते। 2A और 2B में डायग्राम आप अगर चाहें तो बना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना डिस्कस करेंगे, वही हमने लिखा। सपोज द लिस्टनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ द लिस्टनर इज V नॉट। स्पीड हमारे पास जो दूर जाने की, लिस्टनर दूर जा रहा है, लेट द सोर्स इमिट साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द वेवलेंथ। यही वही फार्मूला हमने लिखा, बिल्कुल उसी तरह से हमने किया है, कोई मसला नहीं है। सेवरल वेव्स के सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस लैम्डा आर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तमाम वेवलेंथ हमारे ऑल डायरेक्शन में फैलती हैं। द वेव्स अप्रोचेज द मूविंग लिस्टनर हैव द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन रिलेटेड टू द मोशन। अब आपको जो साउंड की जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी, वो हो जाएगी v माइनस वी नॉट। अब दूर जा रहा है, ठीक है ना। आपके पास ये ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है सोर्स। तो अब आपके कान में आप ये देखें कि साउंड जो है देर से आएगा, क्योंकि अगर आप रुके हुए होते हैं, सोर्स होती है, तो साउंड आपकी उसी फ्रीक्वेंसी से कान में आता है जो ओरिजिनल है, लेकिन अब आप मज़ीद दूर जा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास वेलोसिटी आप लेंगे, वेलोसिटी हम लेंगे इधर, वेलोसिटी हम माइनस में लेंगे, कम लेंगे, हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमारे पास वही फार्मूला कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होता है v अपॉन लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी को बराबर लेते हैं v अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से। तो हमने कर दिया वेलोसिटी को v डैश, और वेलोसिटी को v डैश लिखने के बाद हमने क्या किया, v डैश अपॉन लैम्डा। v डैश के बाद हमने क्या कर दिया, इसको v डैश की जगह हमने v माइनस वी नॉट रख दिया। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है जो हमारे कान में अब दाखिल होगी, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं। चाहे तो जो स्टेप इससे ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमने लैम्डा की वैल्यू v अपॉन न्यू यहाँ पे पुट करी। v अपॉन न्यू जब हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये न्यू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v ब्रैकेट क्लोज, और ये न्यू आ गया। अब आपके पास ऊपर छोटा की वाली है और नीचे न्यूमिनेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा ये आंसर 1 से छोटा होगा। जब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जब हम सोर्स हमारी जो है रुकी हुई है और लिस्टनर उससे दूर जा रहा है, ठीक है ना। एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लेट सपोज आप एक अजान हो रही है और मस्जिद से मज़ीद दूर जा रहे हैं, तो ये केस आपके पास हो गया। आप दूर जाते रहेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी में एप्लीकेबल नहीं होता है ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप मूव हो रहे हैं दूर, तो आपकी वेलोसिटी हो गई v नॉट, v हो गई स्पीड ऑफ साउंड। तो अब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और फिर फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए फार्मूला, जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है वो फ्रीक्वेंसी होगी v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई न्यू। ये आपकी वेलोसिटी जो भी होगी उस वेलोसिटी को पुट करके आप ये देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी में जो क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साउंड वेव ये है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारा केस बन गया, ये हमारा बन गया 1B। 1A केस की इक्वेशन याद रखनी है, अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगी। और ये हमारे पास हो जाएगी केस 1B। ये 1B की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसको हमने 1B नाम दे दिया। अब हम आते हैं केस नंबर 2, जिसके मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड द लिसनर एट रेस्ट, सोर्स मूव कर रही है, सोर्स मूव कर रही है जैसे एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है या एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है। व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर, सोर्स मूव कर रही है किसकी तरफ? अब इसमें आपने वही कंडीशन याद रखनी है, परेशान नहीं होइएगा। जब आपके पास ये देखें सोर्स मूव कर रही है, एम्बुलेंस आपके पास मूव कर रही है, तो ये देखें आपके पास ये वेवलेंथ इस तरफ आपके पास जो है इस तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ में आ रही है कमी, वेवलेंथ में कमी आ रही है। मैं यही कहूँगा कि सोर्स, जो मैंने पहले बात बताई थी, जब सोर्स लिसनर की तरफ बढ़ती है ना तो वेवलेंथ में कमी आती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स। कंसीडर द सोर्स ऑफ साउंड मूविंग विद द वेलोसिटी, हमारे पास किस वेलोसिटी से मूव होती है? वी एस से, एंड साउंडिंग अ टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू। द वेव crest डिटेक्टेड बाय द स्टेशनरी लिसनर आर क्लोज टुगेदर बिकॉज द सोर्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन। क्रेस्ट क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, क्रेस्ट आपके पास क्लोज हो रहा है, यानी कि वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है बिकॉज द सोर्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ आउटगोइंग वेव, यानी कि आपके पास जिस डायरेक्शन में साउंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे से सोर्स आ रही है जो उसको कंप्रेशन फिनोमिना कर रही है। डायरेक्शन ऑफ आउटगोइंग वेव रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा डैश मेजर्ड बाय द लिसनर इज शॉर्टर देन द ट्रू वेवलेंथ। आपके पास जब जो सुनाई दी जाने वाली वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, इस केस में जब सोर्स मूव हो रही है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस केस में जब सोर्स मूव हो रही है तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आने का रीज़न होता है वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, और जो और अपेरेंट वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश होगी। ठीक है जी, लैम्डा डैश किसके बराबर होगी ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस शॉर्टनिंग इन वेवलेंथ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स, शॉर्टनिंग इन वेवलेंथ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स। अच्छा, ये हमने लैम्डा एस वहाँ पे क्या निकाला था? हमने लैम्डा एस वहाँ पे निकाला था, आपको याद है, वी एस डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पे वी एस अपॉन न्यू के बराबर में लिख सकता हूँ। कैसे आया था? अब यहाँ देखें, आपसे मैं कहता हूँ कि ये लैम्डा डैश की जगह मैंने क्या रख दिया? लैम्डा किसके बराबर होता है? वी अपॉन न्यू। मैंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ की वजह से आ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे लैम्डा डैश की जगह वी अपॉन न्यू डैश आ गया। तो लैम्डा हमें पता है वी अपॉन न्यू के बराबर होता है, और ये आपको मैं वहाँ निकाल के दिखा चुका हूँ कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वी एस अपॉन मल्टीप्लाई बाई टी होता है, यानी वी एस अपॉन एफ या वी एस अपॉन न्यू होता है। ये हमने लिख दिया, बहुत ईजीली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन आप वहाँ पे करके आए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होगा कि हमने किस तरह से निकाली थी। आपके पास ये देखिए, मैं दोबारा इसको रिव्यू करा देता हूँ अगर आप कहते हैं। देखिए, जो वेव लेंथ में शॉर्टेज हो रही है ना ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स, वेव लेंथ होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। यही होता है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम मैंने लिख दिया, इसको टी लिख दिया। और टी की जगह हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? टी की जगह, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप लिखिएगा नहीं। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना है। और टाइम की जगह क्या आ जाता है? 1 अपॉन न्यू, यानी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास लैम्डा डैश किसके बराबर बन गया? वी एस अपॉन न्यू के बराबर बन गया। वी एस अपॉन न्यू के बराबर हमारे पास क्या बन गया? ये बन गई लैम्डा एस बराबर हो गई वी एस अपॉन न्यू, वी एस अपॉन न्यू के बराबर है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या कंडीशन आती है? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक काम ये किया कि दोनों में यहाँ पे एक एलसीएम ले लिया, न्यू आ गया वी माइनस वी एस। ठीक है, दोनों साइड को रेसिप्रोकल पर किया, न्यू डैश अपॉन वी, न्यू ऊपर आ गया, वी माइनस वी एस आ गया। ठीक है जी, ये भी सही है। अच्छा, अब मैंने वी, ये हमारे पास क्या है? न्यू डैश, तो वी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिया है, वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, और ये जो न्यू ऊपर था ये बाहर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी जो इक्वेशन बन गई, ये हमारी जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन हमारी कहलाती है, वही इक्वेशन हमारी कहलाती है 2a का नाम दे दिया हमने इसको, हमने नाम दे दिया 2a। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर फैक्टर छोटा है और बड़ा है और नीचे छोटा है, तो ऊपर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है और न्यूमरेटर तो गलत हो गया, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमारी 1 से बड़ी वैल्यू आती है। जब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मैं इक्वेशन मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस केस में दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हेard बाय द लिसनर इज इंक्रीज एंड ही विल डिटेक्ट अ हायर पिच ऑफ साउंड, तो पिच भी ज़्यादा सुनाई देगी उसको। अरे, अब हम आ जाते हैं इसके अगला केस, इसका अपोजिट केस क्या है? बंदा सोर्स इज मूविंग अवे। आपके पास सोर्स, हमारे पास क्या देखें, अब इस तरफ जा रही है सोर्स,
अब आपके पास देखें ये वेव क्रस्ट इधर कम हो रहा है लेकिन इधर वेव क्रस्ट बढ़ रहा है, इधर वेव क्रस्ट इसके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके वेव क्रस्ट यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, आपके पास वही सारी बातें हैं। अब आपके पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा प्लस लैम्डा एस, यानी लैम्डा में मैं वो वाली वेवलेंथ ऐड कर दूंगा। वेवलेंथ क्यों बढ़ रही है, जो हमारी अपेरेंट वेवलेंथ है, ये अपेरेंट वेवलेंथ हमारी किस वजह से बढ़ रही है, ओरिजिनल वेवलेंथ में मैं वेवलेंथ में जो इजाफा हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स। अच्छा, अब हमने क्या कुछ भी वही काम किया, हमने लैम्डा डैश की जगह लिख दिया वी अपॉन न्यू डैश। पीछे देखिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। लैम्डा की जगह वी अपॉन न्यू कर दिया, प्लस किया मैंने यहाँ वी एस अपॉन न्यू आ गया। वी एस अपॉन न्यू कैसे आता है मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, न्यू नीचे आ गया, वी प्लस वी एस आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, न्यू डैश अपॉन वी इज इक्वल टू न्यू अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में वी ऊपर चला गया, ब्रैकेट क्लोज, या न्यू बाहर आ गया, ये हमारी जो इक्वेशन बन गई है हमारी इक्वेशन। अच्छा देखें, आप पास्ट ईयर्स में जब भी देखेंगे आपको केस नंबर 2 भी मिलेगा। अच्छा, अब ये नोट्स में ऐसा होता है बहुत से कि 2A निकाल के बाद 2B डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं करिएगा। 2B डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, 2B आपको एक्यूरेट यही लिखना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो यही डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ आपसे एम्बुलेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक सोर्स लिख के उसको आप सर्किल बना सकते हैं। ये नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा छोटी सी, जिसमें आपको वेव बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास इसमें क्या नज़र आता है, इसमें भी और पीछे भी ये डायग्राम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ऊपर हमारा क्या है वी, और नीचे वी प्लस वी एस बड़ा हो गया। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ये 1 से बड़ा फैक्टर हो जाता है। ये 1 से छोटा फैक्टर हो गया हमारे पास। जब 1 से छोटी वैल्यू को न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हेard बाय द लिस्टनर इज डिक्रीज एंड ही विल डिटेक्ट अ लोअर पिच ऑफ साउंड। सही है जी, लोअर पिच ऑफ साउंड ये डिटेक्ट करेगा। अच्छा, केस आपके पास इन 4 केसेस में से कोई 2 केस भी आ जाते हैं और 1 केस भी आता है। बहुत से सालों में आया है कि डिफाइंड डॉपलर डिफेक्ट करें और 1B और 2B पूछ लिया है। ठीक है ना, तो 1B और 2B भी मैंने करा दिया, 1B 2A 2B। अच्छा, तीसरा केस पेपर में नहीं आता लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके फार्मूले मुझे बता दें और वो फार्मूले कहाँ से आते हैं वो फार्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं बस अभी जल्दी से। केस 3 क्या है। अच्छा, व्हेन बोथ द सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, पहला केस ये होता है व्हेन द बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप बोले भाई ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो मैंने क्या किया, कंबाइन 1A वाला केस कौन सा था हमारे पास, जब सोर्स रुकी हुई थी और लिसनर करीब आ रहा था। और 1B हमारे पास क्या केस था, 2A हमारे पास क्या केस था, जब लिसनर रुका हुआ था और सोर्स करीब आ रही थी। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो हमारे पास क्या आती है, ये इक्वेशन आ जाती है। और नीचे वाले केस में मैंने क्या किया है, नीचे वाले केस में मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें किया मैंने 1B को और 2B को कंबाइन कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। 1B एंड 2B जब मैंने कंबाइन की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको कंबाइन करने का तरीक़ाकार आपको समझ में आ जाएगा। देखें, आपके पास जब 1A लेते हैं तो उसके लेफ्ट पे भी न्यू डैश आता है, जब 2A लेते हैं तो उसके लेफ्ट पे भी क्या आ जाता है हमारे पास, उसके लेफ्ट पे भी न्यू डैश आ जाता है। ब्रैकेट के बाहर दोनों में न्यू न्यू आता है, कंबाइनिंग फैक्टर बाहर लिखते। ऊपर आता है V प्लस वी नॉट 1A और नीचे आता है V। ठीक है, और 1B में 2A में क्या आता है, ऊपर आता है V और नीचे आता है V माइनस वी एस। V और V कट जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं। इसी तरह से सिमिलर है। तो ये हमारे पास 3 और 3B इक्वेशन बनती हैं। इन चारों 6 के 6 फार्मूले इसमें बनते हैं। देखिए, मैंने कहा पेपर में अगर ये आता है इसके न्यूमेरिकल तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लेक्चर। ये 3A इक्वेशन के नाम से याद रखिएगा और ये आपके पास 3B के नाम से याद रखिएगा। 3 अगर आपने बना ली तो इसके सिर्फ और सिर्फ साइन बदलने हैं, V प्लस वी नॉट V माइनस वी एस। ठीक है जी, जब सोर्स रुकी होती है लिसनर करीब आता है तो V प्लस वी नॉट ऊपर होता है। और जब आपके पास 2A में क्या है, जब सोर्स करीब आ रही होती है और लिसनर रुका होता है तो V माइनस वी एस नीचे आता है। अच्छा, इसके अपोजिट केस में इसके साइन को अपोजिट कर दीजिएगा। इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो इसकी एप्लीकेशन पुलिस, अच्छा पेपर बुक में बहुत से लोगों ने लिखा हुआ है, पूरी एक्सप्लेन की।
भाई वो कहते हैं सिर्फ राइट द एप्लीकेशन, पेपर में आता है अगर 7 नंबर का, 7.5 नंबर का, 8 नंबर का सवाल, तो आपके ये 2 केसेस इसमें पूछेंगे, 2 केसेस 3-3 नंबर के पूछ लेंगे, 6 नंबर के, 1 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी डॉप्लर इफेक्ट की, और 1 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये 3 एप्लीकेशन जिस स्टाइल में लिखी हुई है ना, खुदा के वास्ते इसी तरह से लिखिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि पूरी पूरी कहानियाँ लिख दें जैसे बुक में एक एक पैराग्राफ दिया, ठीक है। पुलिस रडार सिस्टम में आता है स्पीड ऑफ व्हीकल्स को चेक करने के लिए कि आपके पास स्पीड किस तरह से बढ़ रही है। ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो हमारा रडार सिस्टम खुद ही बता देता है कि इसकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा थी, तो उसको डिटेक्ट करें। अच्छा, स्पीड ऑफ स्टार रिलेटेड टू अर्थ, जो स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट को लिए ये यूज़ होता है, इसके एक्सप्लेनेशन में जाने कितनी। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन की स्पीड को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक ये है, देखें इसको देखें, मुझे बताइए कि समझ में आया। मैंने बहुत कोशिश की कि समझा दूँ, क्योंकि लाइव पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, तो एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल देना मुश्किल होता है। तो यहाँ तक ये रखें, फिर इसके न्यूमेरिकल्स को मैं पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल्स डॉक्टर इफेक्ट के हम करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह करते हैं। ये आप लोग करें, मैं इसको अपलोड करना, मुझे ये बताइएगा कि समझ में आया नहीं आया, कमेंट्स दे दीजिएगा, ताकि फिर मैं उस हिसाब से ही इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक के लिए अगर कोई और बात हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। शुक्रिया।